नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। यूपीपीसीएस और आरओ, एआरओ प्रीलिम्स के लिए जीएस की रिवीजन सीरीज़ का ये 19वाँ क्लास है। आज की इस क्लास में जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएस की रिवीजन सीरीज़ चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओ, एआरओ का प्रीलिम्स हो, दोनों के लिए मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा रहा हूँ, लगातार प्रोवाइड करा रहा हूँ। बीच में 3-4 दिन का जो गैप लगा उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। रीज़न मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी छोटी बेटी है, 1.5 साल की है, उसके ब्लड पे थोड़ा-सा इन्फेक्शन था, तो इसकी वजह से 3-4 दिन से उसके ट्रीटमेंट के चक्कर में मेरा आवागमन जो है इधर-उधर होता रहा, डॉक्टर्स के पास में चक्कर काटते रहा। तो उस चक्कर में थोड़ी-सी रेगुलरिटी ब्रेक हुई बीच में से, रेगुलर क्लास मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिले, मैसेजेस आए कि क्या ये सीरीज़ यहीं तक रहेगी, बंद हो गई और इसकी क्लासेस क्यों नहीं आ रही हैं? तो इसको लेकर के जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर लीजिएगा। मैंने आपको ये सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले भी बताया था, ये जो वीडियोज़ हैं मैं लगातार आपको पीसीएस और आरओ, एआरओ प्रीलिम्स तक प्रोवाइड कराऊँगा और क्वेश्चंस के माध्यम से, उनकी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराऊँगा। इसके साथ-साथ क्वेश्चंस भी ऐसे रखूँगा जिनमें से ये आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना रहे कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलें। तो ये सीरीज़ पूरी फ्री है, फ्री रहेगी, वीडियोज़ फ्री रहेंगी इसकी। आपको पता ही है कि इसकी पीडीएफ को मैंने पेड कर रखा है, ठीक है? तो अब तक जैसे यहाँ पर 19 क्लास हो पाई हैं, लेकिन पीडीएफ जो है पेड वाले में वो मैंने 22-23 क्लास तक जो है भेज दी हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ हिंदी की भी रिवीजन सीरीज़ चल रही है। हिंदी के 3 टॉपिक्स मैं कवर करा चुका हूँ, 3 और बचे हैं, वो भी बहुत जल्दी यहाँ से कवर हो जाएँगे। फिर हिंदी की भी इसी तरीके से क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस आपकी यहाँ से होती रहेगी, ठीक है? वीडियोज़ फ्री रहेंगी, आप वीडियोज़ से कवर कर सकते हैं, आपका रिवीजन यहाँ से होता रहेगा और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि आपके दोनों एग्ज़ाम्स में, चाहे आप पीसीएस प्रीलिम्स दे रहे हो, चाहे आरओ, एआरओ प्रीलिम्स दे रहे हो, दोनों में इस सीरीज़ का बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है? पीडीएफ आप लेना चाहें तो स्क्रीन के नीचे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से जाकर के आप जो है पीडीएफ बाई कर सकते हैं और इसका एक फ़ायदा ये भी मिलेगा आपको कि आप मुझसे 1 टू 1 डिस्कशन कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम को लेकर के कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्वेरी हो या किसी भी तरह की आपकी कोई समस्या हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो उसमें आप मुझसे जो है बात कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19वाँ क्लास है। आज का पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का हमारा। एलिफेंटा की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं एलिफेंटा की गुफाओं के संदर्भ में। पहला स्टेटमेंट है, यहाँ शैलों को काट करके यानी चट्टानों को काट करके जो मंदिर बनवाए गए हैं उनका जो श्रेय है वो राष्ट्रकूट शासकों को जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा जो है वो प्राप्त हुई है। तो एलिफेंटा की गुफाओं के संदर्भ में ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है? ये जो मंदिर हैं ये चट्टानों को काट करके, शैलों को काट करके बनाए गए हैं और इनको बनवाने का विशेष रूप से जो क्रेडिट दिया जाता है वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों को दिया जाता है और यहाँ से त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, ठीक है? अब इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ से देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसकी एक्सप्लेनेशन पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चंस के रूप में फॉर्म होते हुए आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं, ठीक है? तो एलिफेंटा की जो गुफाएँ हैं ये बम्बई से, यानी जो आधुनिक समय में जिसको हम मुंबई कहते हैं, इससे समुद्र में 7 समुद्री मील दूर उत्तर-पूर्व में एलिफेंटा एक द्वीप है, एलिफेंटा नाम का, ठीक है? वहाँ पर ये स्थित है। इस द्वीप पर प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा शैलों को काट करके 5वीं से 8वीं सदी ईस्वी के बीच में करवाया गया था। इसका जो टाइम पीरियड है वो 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में पड़ता है। यहाँ से जो गुफा मंदिर हैं वो लगभग 5 गुफा मंदिर यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म, ठीक है, से संबंधित मूर्तियाँ जो है वो देखने को मिलती हैं। हिंदू धर्म में भी जो अलग-अलग सब कैटेगरी इसकी देखी जाए तो देखो, शैव धर्म जो है मुख्यतः, है ना? हिंदू धर्म में भी बहुत सारे देवी-देवताओं की पूजा होती है, तो उसमें से प्रमुख रूप से शिव से रिलेटेड या शैव जो पंथ है, शैव धर्म है, उससे रिलेटेड जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पर 2 बौद्ध गुफाएँ भी हैं। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, जिसकी लंबाई कितनी है? 7 मीटर है। ये मूर्ति शिव के 3 पहलुओं को दर्शाती है, 3 पहलुओं को दर्शाती है। निर्माता, ठीक है, संरक्षक और विध्वंसक, यानी सृष्टि का निर्माण करने वाले, सृष्टि को चलाने वाले, उसको प्रोटेक्ट करने वाले और सृष्टि का विनाश करने वाले, विध्वंस करने वाले, ठीक है? जिनको क्रमशः अघोरा या भैरव, ठीक है? उनका जो बायां आधा भाग है, मूर्ति का जो लेफ्ट आधा हिस्सा है, उसको अघोरा या भैरव का नाम दे दिया जाता है, ठीक है?
तत्पुरुष या महादेव, यानी जो सेंटर में आप देखते हैं जो मूर्ति का चेहरा है, फेस जो है, उसको क्या बोलते हैं? तत्पुरुष या महादेव बोलते हैं। और जो दायां आधा हिस्सा है, ठीक है, यानी लेफ्ट वाला हिस्सा अघोरा या भैरव, राइट वाला जो हिस्सा है मूर्ति को बीच में से अगर हम डिवाइड करें दो भागों में, तो जो राइट वाला आधा हिस्सा है वो वामदेव या उमा को प्रदर्शित करता है, और चेहरा जो है वो मतलब फेस की बात करें तो वो महादेव या तत्पुरुष नाम को जो है यहाँ पर डिनोट करता है। ठीक है, इसके अलावा अर्ध नारीश्वर की प्रतिमा, नटराज, योगीश्वर, अंधकासुर, गंगाधर मूर्ति, रावण अनुग्रह मूर्ति, कल्याण सुंदर मूर्ति, इस तरह की प्रतिमाएं भी इस गुफा में स्थित हैं। ठीक है, एलिफेंटा नाम इसको सबसे पहले किनके द्वारा दिया गया? एलिफेंटा नाम इसको सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया, क्योंकि इस द्वीप पर एक बड़ी हाथी की मूर्ति थी और इस द्वीप को घारापुरी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, इस पे एक हाथी की मूर्ति लगी हुई थी। हाथी का मतलब आप जानते हैं एलिफेंट होता है, तो उसी को बेस बना करके पुर्तगाली जो थे, पुर्तगीज जो थे, उन्होंने इसको एलिफेंटा का नाम दे दिया। ठीक है, एलिफेंटा गुफाओं को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिफेंटा गुफाओं को 1987 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। आपसे पूछा जाए कि एलिफेंटा की गुफाओं को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, तो ये 1987 में किया गया। इतनी जानकारी आपको इस एक प्रश्न से मिल जाती है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष द्वारा संस्कृत में लिखित प्रसिद्ध नाटक जिसका नाम है नागानंद, ठीक है, नागानंद किसकी रचना है? ये हर्षवर्धन की रचना है। और नागानंद जो है, ये रचना जो है हर्षवर्धन की, ये किस धर्म से प्रभावित है? तो ये बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। ठीक है, अब हर्ष के बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं जो आपके काम आ सकती है। हर्ष द्वारा संस्कृत में कितने नाटक ग्रंथों की रचना की गई है? तो 3 नाटकों की रचना हर्षवर्धन ने की, और जिनके नाम है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तीनों के नाम याद रखेंगे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इसमें से प्रसिद्ध नाटक नागानंद जो है ये बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। इसमें 5 अंक हैं, 5 अंकों में ये विभाजित है। इसमें गरुड़ देवता को खुश करने के लिए नागों की बलि देने को रोकने के लिए राजकुमार जीमूत वाहन द्वारा अपने शरीर के त्याग कर देने की कहानी का वर्णन किया गया है। प्रियदर्शिका जो नाटक है ये 4 अंकों का नाटक है। इसमें वत्सराज उदयन के अंतःपुर की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। इसके अलावा रत्नावली के बारे में बात करें तो ये भी 4 अंकों में विभाजित है, और इसकी जो कहानी है या कथा वस्तु है वो सिंघल देश की राजकुमारी जिसका नाम था रत्नावली और महाराजा उदयन, इन दोनों की प्रेम कहानी पर आधारित है। ठीक है, तो ये 3 ग्रंथ हैं, प्रमुख ग्रंथ हैं, नाटक के रूप में लिखे गए हैं हर्षवर्धन के द्वारा। अब हर्षवर्धन के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ से देखते हैं। हर्षवर्धन जो थे ये किस वंश से रिलेटेड थे? ये पुष्यभूति वंश से रिलेटेड थे, और ये एक सफल शासक होने के साथ साथ एक सफल महाकवि के रूप में भी जाने जाते हैं। 606 ईस्वी से लेकर के 648 ईस्वी तक इन्होंने कहाँ पर शासन किया था? वर्तमान समय में जिसको आप कन्नौज के रूप में जानते हैं, कन्नौज के रूप में जिसको आप देखते हैं, उसको उस समय पर कहा जाता था थानेश्वर, स्थानेश्वर या कान्यकुब्ज। ठीक है, तो इस स्थान पर, इस जगह पर इन्होंने 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक शासन किया। इनके समय में चीनी यात्री वेनसांग जो था वो भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, विदेशी यात्रियों से संबंधित प्रश्न अक्सर करके आयोग पूछता रहा है, तो याद रखेंगे वेनसांग किसके समय में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। और ये कितने से कितने समय की अवधि के लिए भारत में रहा था? तो ये 630 से लेकर के 645 ईस्वी तक भारत में रहा था। ठीक है, लगभग 15 वर्ष इसने भारत में गुजारे थे। और हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था बाणभट्ट। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट के अलावा मयूर और मातक जैसे विद्वान भी हर्ष के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ये विद्वान भी हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। तीसरा प्रश्न है, चोल शासकों के नाम दे रखे हैं, उनको उनके शासनकाल के अनुसार सही कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, परांतक प्रथम। ठीक है, तो इसमें से कालक्रम के अनुसार देखते हैं तो सबसे पहला शासनकाल आता है चारों में से परांतक प्रथम का। इनके बाद में राजराज प्रथम आते हैं, फिर राजेंद्र प्रथम का नाम आता है, और इसमें सबसे अंत में आते हैं कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक है,
अब यहाँ से वैसे तो काफ़ी सारे शासकों के नाम आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आप प्रारंभिक 5 चोल शासकों के शासन का क्रम याद रख सकते हैं। सबसे पहले विजयालय का नाम आता है, चोल वंश के संस्थापक के रूप में इनको देखा जाता है। 850 से 871 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। विजयालय के बाद में आते हैं आदित्य प्रथम, फिर इसके बाद में परांतक प्रथम, फिर इसके बाद में आते हैं गंडारादित्य, और गंडारादित्य के बाद में शासनकाल आता है किसका? परांतक द्वितीय का। तो 4-5 जो स्टार्टिंग के हैं इनके नाम आप थोड़े से देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले विजयालय जो कि चोल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। विजयालय के बाद में आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, गंडारादित्य और परांतक द्वितीय, ठीक है। निम्न में से किसके द्वारा मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को महत्व दिया गया था? तो डच जो थे, ठीक है, डचों ने भारतीय मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को महत्व दिया। जैसे कि आप देखते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन, वैसे मैंने पूरा आपको डिटेल में भी मॉडर्न हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा रखी है। आप देखते नहीं हैं, चैनल पर जाके आप देखेंगे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो मैं समझता हूँ कि डिटेल में कहीं पे भी आपको फ्री में नहीं मिलेगी कम से कम, ठीक है। तो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है प्राचीन भारत की, तो वो थोड़ी पुरानी वीडियोज़ हैं जब मैं शुरुआत में मतलब ये चैनल जो मैंने स्टार्ट किया था। तो हालांकि आपको वीडियो क्वालिटी आपको इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं मिलेगी, लेकिन मैं इतनी ज़िम्मेदारी से ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की वो प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का जो कह सकते हैं ना प्रॉब्लम है कि कैसे पढ़ें उसको, तो वो समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा गया है उसमें। आप देखिएगा 2-4 वीडियो, स्टार्टिंग की वीडियो मैंने इसी फॉर्म में बनाई थी जिस तरीके से मैं पीडीएफ फॉर्म में दे रहा हूँ। उसके बाद में ज़्यादातर वीडियोज़ जो हैं उसमें मैक्सिमम वीडियोज़ जो हैं वो बोर्ड पे बनाई हैं मैंने, उसमें मैं आपको पढ़ाता हुआ दिखूंगा भी, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है उसमें, और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से आपको पसंद भी आएगा। ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाला जो टॉपिक है, इसमें मैंने बहुत विस्तार से आपको चीज़ें बताई हुई हैं। तो देखिए, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। पॉलिटी आपको पढ़नी है तो पॉलिटी की पूरी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, एक दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं उसको। और मैं बता रहा हूँ इतने कम समय में कोई भी ऐसी एक प्लेलिस्ट आपको नहीं मिलेगी जिसमें एक पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में चीज़ों को बिल्कुल पूर्ण तरीके से परफेक्शन के साथ में कराया गया हो। क्वेश्चंस नहीं है, कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर वाइज समझाते हुए चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए वो मैंने प्लेलिस्ट उसमें बना रखी है। आप देखेंगे तो आपकी बहुत सारी सब्जेक्ट वहाँ से कवर हो सकती हैं और उसमें टाइम भी नहीं लगेगा आपको, 2-2 दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको देखें नहीं देखें, पर प्लेलिस्ट चेक ज़रूर किया कीजिए एक बार। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं उस पर, ठीक है। अब पॉलिटी बदल थोड़ी जाएगी, अब इतिहास बदल थोड़ी जाएगा। जो है आप भारत में यूरोपियों का आगमन पहले पढ़ते थे वही आप पढ़ोगे। क्वेश्चंस मैंने उसमें नहीं कराए हैं, मैंने उसमें पूरा कॉन्सेप्ट करा है, पूरा चैप्टर ख़त्म किया है। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं इधर-उधर की वो सब उसमें आपकी क्लियर हो जाएँगी, है ना? तो स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ था तो ज़्यादातर जो लोग थे उन्होंने किस पर फ़ोकस किया? मसालों पे फ़ोकस किया, है ना? क्योंकि जो भारतीय मसाले थे पश्चिम की तरफ ये जाते थे तो बड़े महँगी कीमतों पर इनको बेचा जाता था। यहाँ से सस्ते में खरीदते थे और वहाँ पे जाकर के इनको काफ़ी ऊँचे दाम पर बेचा जाता था, ठीक है? जैसे आपने वास्को डी गामा के बारे में सुना था, वो आया था, ठीक है, भारत। तो यहाँ से जब बहुत सारी चीज़ें या मसाले वगैरह वो लाद करके ले गया था, तो उसकी पूरी यात्रा का जितना खर्च था वो भी उसमें मिला लिया। उस पर जितना भी उसका खर्चा हुआ था वो सब मिला-मिलू के उसने बहुत सारे प्रॉफ़िट पर जो है वो सारे मसाले जो है अपने यहाँ पर जाकर बेचे थे। तो फ़ोकस जो था स्टार्टिंग में जब आए थे, व्यापारिक कंपनी थी तो मसालों पर ज़्यादा फ़ोकस किया था। लेकिन डच जो थे इन्होंने मसालों को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया, इन्होंने भारतीय कपड़ों के निर्यात को ज़्यादा महत्व दिया था। तो डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को महत्व दिया। भारत में भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का जो क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है, वो डचों को ही जाता है। डचों के बारे में थोड़ा-सा यहाँ पे देखते हैं। डच जो थे ये नीदरलैंड जिसको पुराने समय में जिसको हॉलैंड कहा जाता था, अभी इसको हम नीदरलैंड कहते हैं। तो ये वहीं के निवासी थे, यहाँ के जो निवासी होते थे इन्हीं को डच कहा जाता था। 1595-96 में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला जो डच अभियान दल था, ये पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप जो है वहाँ पर पहुँचा था और यहाँ पर हाउटमैन ने बांटम के राजा के साथ में एक अलायंस किया, संधि करी। 1605 में डच नौसेना नायक जिनका नाम था वादेर हेग, इसने पहली डच फैक्ट्री की स्थापना जो है वो की थी। कहाँ पे करी थी?
मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो डचों की जो पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई वो कहाँ पे हुई? मसूलीपट्टनम में हुई। दूसरा कारखाना पेटोपोली निजामपट्टनम में स्थापित हुआ था डचों का, और 1610 में डचों ने चंद्रगति के राजा के साथ में एक समझौता करके पुलिकट में, ठीक है, एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना करी थी, और इसी को पुलिकट को ही इन्होंने क्या बना दिया था? अपना हेड ऑफिस बनाया था, मुख्यालय बनाया था। और यहीं पर डचों ने सोने का सिक्का, जिसको उस टाइम पर पैगोडा कहा जाता था, उसको ढालने का काम स्टार्ट किया था। पुलिकट में डच कारखाने जो होते थे उनको गिल्ड्रिया का किला, ठीक है, और चिंसुरा में डच किले को जो नाम दिया जाता था वो गुस्ताबस फोर्ट, ठीक है। तो इनके ये कारखाने थे, ठीक है। तो चिंसुरा हुगली, ठीक है, वेस्ट बंगाल, इसमें जो डचों का किला था इसको गुस्ताबस फोर्ट कहा जाता था, और पुलिकट में जो डचों का कारखाना था इसको गिल्ड्रिया का किला कहा जाता था। बंगाल में पीपली नामक जगह पर पहली डच फैक्ट्री स्थापित हुई, लेकिन इसे बालासोर में ट्रांसफर कर दिया गया था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके वर्तमान समय में जो कोच्चि है इसमें फोर्ट विलियम का भी निर्माण कराया। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। 1759 में बेदरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है, ये युद्ध भी पूछा है, मतलब स्पेसिफिकली युद्ध के बारे में पूछा है आयोग ने। 1759 में जो बेदरा का युद्ध हुआ था, बंगाल में बेदरा नामक जगह पड़ती है, यहाँ पर अंग्रेजों से पराजय जो है वो डचों को झेलनी पड़ी थी, और इसी से डचों की भारत में जो शक्ति थी वो कहीं ना कहीं कैसी हो गई? समाप्त हो गई। इस युद्ध के बाद में बंगाल में अंग्रेजों का कोई यूरोपीय जो कॉम्पिटिटर था वो नहीं रह गया। इस समय जो लॉर्ड क्लाइव था ये बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। निम्न में से किसने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित करी थी? तो हमने जैसे कि ऊपर पढ़ा है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित करी थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित करी थी। तो ये जो है पहला इसका आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में किसने स्थापित करी थी? तो अंग्रेजों ने भी स्थापित करी थी और डचों ने भी स्थापित करी थी। कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ से देखते हैं। अंग्रेज और डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे, आप जानते हैं, जिनका आगमन 1498 में हुआ, 1498 में। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री 1503 में कोचीन में स्थापित करी थी, ठीक है। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। इसका क्रम भी आप याद रखेंगे। भारत में जब यूरोपीय आए थे तो उसमें कौन सबसे पहले आया था और कौन सबसे बाद में गया था, तो वो एक बार मॉडर्न हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इसलिए आपसे देखने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें आपको 10 दिन का समय नहीं लगेगा, आप 1 से 2 दिन में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला पार्ट है, जिससे कि सबसे ज़्यादा प्रश्न आयोग पूछता है, उसकी भी एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। उसको आप करीबन 3-4 घंटे की वीडियो होगी, 3 घंटे की, उसमें पूरा कांग्रेस की स्थापना से लेकर के भारत की स्वतंत्रता तक की पूरी कहानी एक कहानी के फॉर्म में ही आप देख सकते हैं। सारे के सारे फैक्ट उसमें कवर्ड हैं और कहानी जैसी लगेगी आपको, उसको आप पढ़ के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं कम से कम समय आपका लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दूँ। सारी की सारी जो वीडियो पड़ी हुई है उसमें आप यही देखेंगे, उसमें समय आपका बहुत कम लिया गया होगा, और समय जितना भी लिया होगा उसके सापेक्ष मैंने आपको जानकारी बहुत ज़्यादा दी होगी, है ना। तो फालतू की चीज़ें नहीं, केवल काम की चीज़ें। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से जो स्थापित करी थी 1611 में, ये मसूलीपट्टनम में स्थापित करी थी। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि पूरी एक तरह से स्टेबल फैक्ट्री जो स्थापित करी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, स्थायी फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी, वो 1613 में सूरत में स्थापित की गई थी, है ना। जिस तरीके से आप वो पॉलिटी वाला क्वेश्चन देखते हैं उसमें कभी कभी कंफ्यूजन होती है, अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष, तो ठीक उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। जनरली आपसे पूछा जाता है, टर्म नहीं दिया जाता कि स्थायी पूछ रहा है कि अस्थायी पूछ रहा है, और आपसे पूछता है कि पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहाँ पे स्थापित करी, तो ज़्यादातर ऑप्शन में सूरत दिया होता है। तो सूरत इसीलिए दिया होता है कि वो अंग्रेजों की स्थायी फैक्ट्री थी, लेकिन इससे भी पहले अंग्रेजों ने एक फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे करी थी? 1611 में मसूलीपट्टनम में, लेकिन वो अस्थायी थी, स्थायी फैक्ट्री नहीं थी, ठीक है। इसके बाद में 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किन शासकों ने निर्भय नरेंद्र की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो प्रतिहार शासक जो थे इन्होंने निर्भय नरेंद्र की उपाधि धारण करी थी। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। पाल शासकों की उपाधि परम सौगात, आपसे पूछा जाए परम सौगात उपाधि कौन धारण करता था? ये पाल शासकों ने धारण करी थी। शक शासक जो थे ये महाक्षत्रप और स्वामी की उपाधि धारण करते थे। सेन शासकों की उपाधि थी परम सौर।
पल्लव शासकों की उपाधि के बारे में बात करें तो ये धर्म महाराजाधिराज और धर्म महाराज की उपाधि धारण करते थे। और वादामी या वातापी के चालुक्य शासक जो थे, इनकी उपाधि थी श्री पृथ्वी बल्लभ और सत्याश्रय। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख जो वंश के शासक हैं उनकी उपाधियों के नाम है, जिनको आप देख लेंगे यहाँ से। 7th क्वेश्चन है, निम्न में से किसने फिरोज शाह तुगलक के अभियान के दौरान 300 संस्कृत पुस्तकों का जो है अनुवाद किया था? तो अजीजुद्दीन खान के द्वारा 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया गया था। ये फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था। 1351 से 1388 तक जो है फिरोज शाह तुगलक का जो कार्यकाल है, समय काल है, वो माना जाता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया। ठीक है, याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा पहला शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक किया? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। इसने राज्य की जो नीतियां थी, पॉलिसी थी, उसको किसके अनुसार लागू किया? शरीयत वाला जो कानून होता है उसके अनुसार सारी जो पॉलिसी थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। इसके समय में वजीर का पद जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा था। बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वजीर के पद को दी गई थी फिरोज शाह तुगलक के समय में। इसने इक्तादार जो होते थे, ठीक है, उनको वंशानुगत बना दिया। इक्ता के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ इक्ता क्या होता है। तो इक्ता वाला जो पद था या इक्तेदार जो सैनिक होते थे, उसमें सैनिक भी होते थे, असैनिक कर्मचारी भी होते थे। यानी ऐसे जो सेना में बतौर एक सोल्जर के फॉर्म में लड़ते थे, और कुछ ऐसे भी पद थे जो सैनिक से अलग थे। मतलब एक तरह से आप सिविल के जो पद थे, सामान्य पद जो थे, ठीक है, उनको भी इक्ता दिए जाते थे। तो इनको वंशानुगत बना दिया गया था फिरोज शाह तुगलक के समय में। और इसी से कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की जो कह सकते हैं स्थिति थी, वो अपने चरम पर पहुंच गई थी। इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण विभाग स्थापित किए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और इसके द्वारा जो डिपार्टमेंट या विभाग स्थापित किए, इनसे कई बार आयोग ने प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख विभाग मैंने यहाँ पे लिखे। दीवाने खैरात, इसका काम क्या था? गरीबों को दान करना या खैरात बांटने के लिए जो दान विभाग था उसको दीवाने खैरात कहा जाता था। दीवाने बंदगान इसके समय में स्थापित किया गया। ये दासों की देखभाल के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रमुख कार्य क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा दासों की संख्या में वृद्धि की जाए और उनकी समस्याओं का भी साथ साथ समाधान किया जाए। वो दीवाने बंदगान नाम का जो विभाग था वो ये सारे काम देखता था। इसके अलावा आधुनिक समय में जिसको हम पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक के समय में हुई थी। दारुल सफ़ा, ठीक है, ये एक खैराती अस्पताल था, एक तरह से आप सरकारी अस्पताल समझ सकते हैं जिसमें निःशुल्क इलाज होता था। तो दारुल सफ़ा उसको कहा जाता था। इसका स्थापना भी जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में की गई। इसके अलावा दीवाने वजारत की स्थापना की गई। जो भी खर्चे वगैरह होते थे, ठीक है, उनके अनुमान लगाने के लिए ये डिपार्टमेंट था। निर्माण कार्यों के लिए विशेष रूप से जो भी चीज़ें बनाई जाती थीं, जो भी स्थापत्य से जुड़ी हुई चीज़ें होती थीं, कोई भी बिल्डिंग बन रही है या कोई भी किला बन रहा है, तो उसमें कितना खर्चा हुआ, उसका जो अनुमान या उसकी जो भी एक्सपेंसेस होते थे, उसको देखने का काम था दीवाने वजारत का। अनुवाद या ट्रांसलेटिंग डिपार्टमेंट की स्थापना भी इसके समय में करी गई थी। इसने 1361 में नागरकोट का अभियान करके ज्वालामुखी जो मंदिर है नागरकोट में, उसको लूटा और उसको नष्ट करके उसके लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी के विद्वान अजीजुद्दीन खालिद के द्वारा दयालते फिरोज शाही के नाम से ट्रांसलेट करवाया था, अनुवाद करवाया था। तो जो क्वेश्चन था हमारा कि किसके समय में 1300 ग्रंथों में से कुछ 1300 ग्रंथों के आसपास ग्रंथ थे जिनको फारसी में ट्रांसलेट करवाया था, वो किसके समय में करवाया गया था? वो फिरोज शाह तुगलक के समय में करवाया गया था। और ट्रांसलेट किया किसने था? नाम याद रखेंगे, अजीजुद्दीन खालिद ने इनको ट्रांसलेट किया था। और जिन ग्रंथों को ट्रांसलेट किया गया था उनको एक सामूहिक रूप से नाम दिया गया था दयालते फिरोज शाही। ठीक है, कर व्यवस्था के बारे में इसकी मैं बात करें तो इसने सिंचाई कर लगाया था, ठीक है, जिसको हक ए शर्ब कहा जाता था। हक ए शर्ब कहा जाता था, ये एक प्रकार का सिंचाई कर था। और ये कितना दिया जाता था? जो भी पैदावार होती थी या जो भी उपज होती थी उसका 10वें हिस्से के बराबर ये जो है हक ए शर्ब या सिंचाई कर जो था वो दिया जाता था। और सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला शासक फिरोज शाह तुगलक को ही माना जाता है। इसने कुरान द्वारा अनुमोदित, यानी एक तरह से कुरान पर बेस्ड, कुरान की जो भी टीचिंग्स थी, कुरान की जो भी एक तरह से कह सकते हैं फिलॉसफी थी, उस पर आधारित 4 कर जो है इसने लगवाए थे।
वो कौन कौन से थे? खराज, जजिया, ज़कात और खम्स या खुम्स भी इसको कह सकते हैं आप, ठीक है? तो खराज, जजिया, ज़कात और खुम्स ये 4 कर जो है फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा लगाए गए थे। ये किस-किस चीज़ पर लगते थे? खराज जो था ये भूमि उत्पादन पर लगता था, ठीक है? जो भी फसल वगैरह होती थी उसमें जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस पर लगने वाला कर था। जजिया कर जो था ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था और फिरोज़ शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जो है जजिया लगाया था। ज़कात जो कर था ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, ठीक है? ज़कात मुस्लिमों से लिया जाता था और जजिया ऐसे व्यक्तियों से लिया जाता था जो मुस्लिम नहीं होते थे, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। खम्स जो होता था ये युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से जो भी धन लूटा जाता था, यानी जहाँ पर भी आक्रमण किया जाता था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा और वहाँ से जो भी धन वो लूट करके लाते थे, चाहे वो जनता से लूट रहे हैं या राज्य से लूट रहे हैं, तो उसका 4/5वां हिस्सा सैनिकों में बांटा जाता था और 5वां हिस्सा जो उसका होता था वो राजकोष में जमा कर दिया जाता था, ठीक है? किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद शाह तुगलक के समय में आप देखते हैं तो उन्होंने 4/5वां हिस्सा जो है वो राजकोष में रखा और 1/5वां जो हिस्सा था वो सैनिकों में बांटा गया। राज्य के खर्च पर हज की यात्रा कराने वाला पहला भारतीय शासक भी फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। अशोक के 2 स्तंभों को, ठीक है, टोपरा और मेरठ से दिल्ली लाने वाला भी फिरोज शाह तुगलक था। इसने उड़ीसा अभियान करके जगन्नाथ मंदिर को लूटने का भी काम किया था, ठीक है? और अगर आपसे पूछा जाए कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपना स्वयं का जो संस्मरण है या आत्मकथा है उसका नाम क्या है? फिरोज शाह तुगलक की जो आत्मकथा है उसका नाम है फुतुहात फिरोज शाही या फुतूहात है फिरोज शाही, ठीक है? हाथ या हाद ये थोड़ा सा अंतर है, ता और दा का, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये इसका क्या है? आत्मकथा है, इसका नाम आप याद रखेंगे। अशोक के किस शिलालेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति का आह्वान किया गया है? तो भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति का आह्वान अशोक के वृहत शिलालेखों में वृहत शिलालेख नंबर 4 में किया गया है। अशोक के वृहत शिलालेख 4 में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति का आह्वान किया गया है। साथ ही इसमें अशोक ने अपने जो उत्तराधिकारी हैं उनको ये संदेश दिया है कि धर्म का पालन किया जाना चाहिए और अशोक का जो खुद का परसेप्शन है उसको बनाए रखा जाना चाहिए, उसके दृष्टिकोण को बनाए रखा जाना चाहिए। अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में टी फैंथलर ने करी थी, ठीक है? और इस क्रम में जो सबसे पहला अभिलेख था वो था दिल्ली मेरठ, ठीक है? अभिलेख, ये अशोक का पहला अभिलेख जो था इसकी खोज टी फैंथलर के द्वारा की गई थी। और जब अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक के जो अभिलेख थे या शिलालेख थे इनको पढ़ने का काम किसने किया था, सबसे पहले किसको सफलता मिली थी इनको पढ़ने में, तो जेम्स प्रिंसिप ने इनको सबसे पहले पढ़ा था। कुछ ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, उनके जन्म स्थान से आपको उन चीज़ों को मैच करना है जो कि मैंने ऑलरेडी मैच कर रखे हैं। बीरबल का जो जन्म स्थान है वो कालपी है, जालौन, ठीक है? टोडरमल का जन्म सीतापुर के लहरपुर में हुआ था। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था और अमीर खुसरो का जन्म कासगंज के निकट पटियाली में हुआ था, ठीक है? इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बीरबल, बीरबल का मूल नाम जो था वो महेश दास था। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था और अकबर के दीन ए इलाही धर्म को या उसका जो भी पंथ इसने चलाया था इसको स्वीकार करने वाला ये पहला व्यक्ति था बीरबल। अकबर ने इसको कविराज की उपाधि प्रदान करी थी और 1586 में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध जो अभियान था अकबर का उसमें बीरबल की मृत्यु हो गई थी। टोडरमल के बारे में बात करते हैं। अकबर के समय इन्हें दीवान अशरफ किसको कहा जाता है? जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वित्त मंत्री। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था किसको? टोडरमल को। ये भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वास्तविक नाम क्या था टोडरमल का? अल्ल टंडन, ठीक है? अकबर के यहाँ आने से पहले ये शेरशाह सूरी के यहाँ पे भी काम कर चुके थे, नौकरी कर चुके थे। इन्होंने दहसाला ए बंदोबस्त व्यवस्था के जरिए जो भी भू राजस्व व्यवस्था थी उसको एक नया स्वरूप प्रदान करने का काम किया। इन्होंने भागवत पुराण का फारसी में भी अनुवाद किया था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में बात करते हैं। चिश्ती घराने के चौथे सूफी संत थे। जन्म हुआ था 1236 में बदायूं में। ये सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे। अमीर खुसरो इनके प्रमुख शिष्यों में से एक माने जाते हैं, ठीक है? इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है। निम्न में से किसने या किस सूफी संत ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे, ठीक है? लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये किसी भी
शासक या सुल्तान के दरबार में कभी भी नहीं गए थे। अमीर खुसरो के बारे में बात करते हैं। ये फ़ारसी भाषा के महान कवि और इतिहासकार थे। ये अपने आप को तोता-ए-हिंद कहते थे। तूती-ए-हिंद भी इनको कहा जाता है। इन्हें हिंदी की खड़ी बोली का जनक माना जाता है। खड़ी बोली का जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं जो अक्सर करके पूछी जाती हैं। नाम याद रखेंगे। तुगलकनामा की रचना जो है अमीर खुसरो ने करी। इसके अलावा खज़ाइन-उल फ़ुतूह की रचना करी, मिफ्ताह-उल फ़ुतूह की रचना करी, नूह सिपहर की रचना भी अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी और किरान-उस-सादिन इसकी रचना भी अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। ठीक है? 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस एक मुगलकालीन स्थापत्य का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया? आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण अकबर ने करवाया। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो कि कहाँ पे है? फ़तेहपुर सीकरी में है, जो कि मेरा होम टाउन है। ठीक है, यहाँ पे भी जो है अकबर ने इसका निर्माण करवाया। इस्लाम खां का मकबरा भी अकबर ने बनवाया। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये अकबर के द्वारा नहीं करवाया गया। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था आगरा में? शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, तो अकबर के द्वारा कुछ जो स्थापत्य थे जिनका निर्माण करवाया गया था उनके नाम यहाँ पर मैंने दे रखे हैं। आगरा और इलाहाबाद के जो किले हैं वो अकबर ने बनवाए। आगरा में जहांगीरी महल हो गया, फ़तेहपुर सीकरी में पंच महल, खास महल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा, ये सारे स्थापत्य जो है वो अकबर के द्वारा निर्मित कराए गए। पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कछारी खंडहर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कछारी खंडहर जो है ये भारत के नागालैंड राज्य में स्थित है। कछारी खंडहर भारत के नागालैंड राज्य के दीमापुर में स्थित कुछ ऐतिहासिक खंडहर हैं। इस खंडहर में मशरूम आकार के गुंबदाकार स्तंभों की एक श्रृंखला पाई जाती है जो 13वीं शताब्दी के दौरान अहोम आक्रमण से पहले यहाँ शासन करने वाले दिमाशा कचारी साम्राज्य के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, 12वां प्रश्न देखते हैं, मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी गई थी? तो वो महाकवि राय की जो पदवी दी गई थी वो सुंदर नामक कवि को दी गई थी। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा ग्वालियर के ब्राह्मण कवि सुंदर को महाकवि राय की पदवी दी गई। ये शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे। इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम था सुंदर श्रृंगार। शाहजहां के दरबार में कविंद्राचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित को शाही संरक्षण प्राप्त था। इसमें से जगन्नाथ पंडित को जहांगीर के दरबार में भी संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, जगन्नाथ पंडित ये शाहजहां के दरबार में भी रहे थे, जहांगीर के दरबार में भी रहे थे। पंडित जगन्नाथ ने रास गंगाधर और गंगा लाहिड़ी ये ग्रंथों के नाम है। ठीक है, रास गंगाधर या रस गंगाधर और गंगा लाहिड़ी इन दोनों की रचना पंडित जगन्नाथ के द्वारा की गई थी। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्न में से कौन सी घटना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पर घटित नहीं हुई थी? ठीक है, तो देखिए कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था 1916 में, चाहे रॉलेट एक्ट की बात करें, जो रॉलेट एक्ट आया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात करें जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इस तीनों की चीज़ें हैं ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय की हैं। मोपला विद्रोह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में नहीं हुआ था। जेम्स फोर्ड के बारे में यहाँ पे जानते हैं। इसका जो कार्यकाल रहा 1916 से 21 तक, ये भारत का वायसराय रहा। इसके समय में जो घटनाएं हुई थी वो यहाँ पर मैंने लिख दी हैं आपके लिए। लखनऊ अधिवेशन इसी के समय में हुआ 1916 में। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में इसी के समय में हुई। जेम्स फोर्ड के समय में ही भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ। 1919 में रॉलेट एक्ट जो आया था वो भी इसी के टाइम पे आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ वो भी जेम्स फोर्ड के समय में ही हुआ। उस टाइम पे यही वायसराय था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी जेम्स फोर्ड के समय में हुई। ठीक है, अब इसके अलावा जो अन्य यहाँ पर हाँ, मोपला विद्रोह जो कि जेम्स फोर्ड के समय की घटना नहीं है, तो मोपला विद्रोह किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग 1922 से लेकर के 1926 तक भारत का वायसराय था और 1921 में जो है मोपला विद्रोह स्टार्ट होता है। ठीक है, 22 में लॉर्ड रीडिंग के समय में चौरा चौरी की घटना हुई जिसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। 1923 में स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वो जो है लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे हुआ था और काकोरी ट्रेन षड्यंत्र जो हुआ था 1925 में, ये भी किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रकाशित पत्रों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुछ पत्रों के नाम दे रखे हैं, उनके संपादकों के नाम उनके समक्ष दे रखे हैं। तो भारत खंडामृत नाम का जो पत्र था, इसके संपादक थे पंडित वंशीधर वाजपेयी। तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक गुलाब शंकर थे। सर्वहितकारक, इसके संपादक थे शिव नारायण। और सूरज प्रकाश के जो संपादक थे वो मुंशी सदासुख लाल नहीं थे। ठीक है, तो ये जो है गलत हो जाता है यहाँ से। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देखते हैं। ठीक है, सभी पत्रों के बारे में सबसे पहले भारत खंडामृत की बात करेंगे। पंडित वंशीधर वाजपेयी ने जो है इसका संपादन किया। 1864 में आगरा से ये प्रकाशित जो है होना शुरू हुआ। इस पत्र के उर्दू संस्करण का नाम आबे हयात था। ठीक है, हिंदी में ये भारत खंडामृत के नाम से पब्लिश होता था और उर्दू में इसका नाम था आबे हयात। तत्वबोधिनी पत्रिका को देखें तो गुलाब शंकर इसके संपादक थे। 1865 में बरेली से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था हिंदी में। ठीक है, यह ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार करती थी, याद रखेंगे। तत्वबोधिनी पत्रिका जो है वो विशेष रूप से जो ब्रह्म समाज के जो भी टीचिंग्स होती थी, उसके जो भी सिद्धांत होते थे, उनका प्रचार करने के लिए ये पत्रिका निकाली जाती थी। सर्वहितकारक जो था, इसके संपादक शिव नारायण थे। ये आगरा से प्रकाशित होता था। और सूरज प्रकाश, इसका जो संपादन किया था वो गणेशी लाल जी ने किया था। आगरा से ये भी प्रकाशित हुआ 1861 में। और इसका भी एक उर्दू पार्ट होता था, उर्दू हिस्सा होता था, भाग होता था। उसका नाम था आफताबे आलमताब। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सूरज प्रकाश हिंदी में प्रकाशित होता था और इसका जो उर्दू वर्जन था उसको आफताबे आलमताब कहा जाता था। 15वां प्रश्न है, कुछ कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, महात्मा गांधी की जीवनी अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर ने द लाइफ ऑफ महात्मा के नाम से लिखी थी। दूसरा कथन है, लुई फिशर ने गांधी जी की जीवनी को उपन्यास की शैली में लिखा था। तीसरा स्टेटमेंट है कि लुई फिशर ने गांधी जी की जीवनी का पहला अध्याय का प्रारंभ उन्हीं की हत्या से किया है, यानी उनके हत्या की जो घटना है उसी से जो है इनकी जीवनी का प्रारंभ किया गया, ऐसा इस स्टेटमेंट का अर्थ है। रिचर्ड एटनबरो ने लुई फिशर कृत गांधी जी की जीवनी पर आधारित फिल्म जिसका नाम गांधी था उसको बनाया। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, यानी जो गांधी नामक मूवी है वो रिचर्ड एटनबरो के द्वारा बनाई गई और किसके आधार पर या किस बुक के आधार पर बनाई गई? लुई फिशर ने जो महात्मा गांधी की जीवनी लिखी थी उसी को बेस बना करके ये फिल्म रिचर्ड एटनबरो के द्वारा बनाई गई थी। और बाकी के जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये भी सही हैं। ठीक है, लुई फिशर जहाँ से जीवनी स्टार्ट करते हैं तो उसका जो पहला अध्याय है उसमें महात्मा गांधी की हत्या के बारे में जिक्र किया गया है और इसको एक उपन्यास की फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, और नाम क्या था जो लुई फिशर ने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है? तो वो द लाइफ ऑफ महात्मा जो है इस नाम से इनकी जीवनी को लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत किस प्रकार का आंदोलन चलाया गया था? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको वैसे मैं आपको विस्तार से बता चुका हूँ। इस सीरीज में भी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा हो चुकी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चलाया गया था तो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग उद्देश्यों, यानी जो स्थानीय मुद्दे, ठीक है, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन तो देखिए एक महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट कर ही दिया था, लेकिन उसी आंदोलन से बहुत सारे जो लोकल इश्यूज थे लोगों के वो जुड़ गए। अलग अलग जगह पर अलग अलग मुद्दों को लेकर के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया था। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत की जब हम बात करते हैं तो इसको भी असहयोग आंदोलन के तहत ही स्टार्ट किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा था महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और मध्य भारत में, ये जो मुद्दा था लोगों का, स्थानीय यहाँ के जो लोग थे उनका मुद्दा था वन कानूनों का उल्लंघन। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। व्याख्या मैंने इसीलिए नहीं दी क्योंकि इसके बारे में विस्तार से मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सरोजनी नायडू, सन्नी कट्टा नामक नमक कारखाना पर धावा इनके द्वारा नहीं बोला गया था जी, पहला ही इसमें से गलत है। बाकी राजगोपालाचारी की बात करें तो त्रिचनापल्ली से वाईकुम तक की यात्रा इन्होंने करी थी। टी के माधवन कालीकट से पयन्नूर तक की यात्रा जो है इन्होंने करी थी। ये कब की घटनाक्रम है? जब गांधी जी का जो दांडी मार्च था, ठीक है, नमक कानून का उल्लंघन किया गया था, तो वहाँ पर अलग अलग जगहों पर लोगों ने एक यात्रा निकालते हुए
या अलग-अलग अपने स्तर से जो भी वो काम कर सकते थे, उसको करते हुए उसका समर्थन किया था। तो टीके माधवन ने इसके लिए कालीकट से पय्यन्नूर तक की यात्रा करी, राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से तिरुचिरापल्ली जिसको अभी हम कहते हैं, तिरुचि भी जिसको कहा जाता है, तो वहाँ से लेकर के वाईकुम तक की यात्रा करी थी। सरोजिनी नायडू का संबंध सन्नी कट्टा नमक कारखाना पर धावे से नहीं है, ठीक है? भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वॉशिंगटन वाले सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में किसको भेजा गया था, ठीक है? तो एनएम जोशी को जो है मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में आईएलओ के वॉशिंगटन सम्मेलन में भेजा गया था। आईएलओ का मतलब क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन इसको कहा जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो दुनिया भर में श्रम की क्या स्थिति है और लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें किस तरीके से सुधार लाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के काम करती है। इसकी स्थापना हुई अक्टूबर 1919 में, मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और आईएलओ वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली संबद्ध विशिष्ट एजेंसी बनी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन को 1969 में शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नारायण मल्हार जोशी, इन्हीं को हम संक्षेप में एनएम जोशी कहते हैं, इनको 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की इनके द्वारा स्थापना की गई थी और इन्होंने 1911 में सोशल सर्विस लीग की भी स्थापना करी थी, ठीक है? 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जगें और कार्यरत हो सकें। तो ये कथन जो है एनी बेसेंट से संबंधित है। 20वां प्रश्न है, कथनों पर विचार करना है और कूट का सही प्रयोग करते हुए सही कथनों का चयन करना है। पहला कथन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर के जो गतिरोध चल रहा था उसको दूर करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1944 में एक फॉर्मूला प्रस्तुत किया था जिसको क्या कहा जाता है? राजगोपालाचारी फॉर्मूला कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, राजगोपालाचारी फॉर्मूला को गांधी जी की सहमति प्राप्त थी। तीसरा स्टेटमेंट है, राजगोपालाचारी ने उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी ऐसे क्षेत्र जो मुस्लिम जनसंख्या जिसमें मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी या मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, उनमें बंटवारे के लिए जनमत संग्रह की बात को रखा था। और चौथा है कि राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो था उसको जिन्ना ने मान लिया था। तो ये जो चौथा वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है? बाकी तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। राजगोपालाचारी फॉर्मूला को जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था, माना नहीं था, ठीक है? तो ये तीनों स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, ठीक है? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन को लेकर के जो समस्या चल रही थी, जो इश्यू चल रहे थे, गतिरोध चल रहा था, उसको दूर करने के लिए 1944 में राजगोपालाचारी फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया था। गांधी जी की इसमें सहमति थी। राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो था उसको गांधी जी ने अपनी सहमति दी थी, ठीक है? और राजगोपालाचारी ने उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे उनमें बंटवारे के लिए लोगों का मत जानने का जो तरीका है, जनमत संग्रह उसी को कहते हैं। इसकी बात भी जो है राजगोपालाचारी के द्वारा इसमें रखी गई थी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कुछ आयोग या समितियां हैं, उनका संबंध किससे है वो आपको बताना है। यहाँ से आपके पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। पुंछी आयोग, इसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। दिनेश गोस्वामी समिति, ये चुनाव सुधारों से संबंधित समिति थी। संथानम समिति का संबंध भ्रष्टाचार की रोकथाम से है और गोरे समिति का संबंध आईपीएस यानी जो इंडियन पुलिस सर्विसेज के सिलेक्ट हुए लोग होते हैं उनके प्रशिक्षण को लेकर है, ठीक है? इनके बारे में थोड़ी-सी जानकारी यहाँ से देखते हैं। संथानम समिति के बारे में पहले बात करते हैं। भ्रष्टाचार की रोकथाम के मुद्दे पर सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था और इसी समिति के सुझावों पर 1964 में जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। इसकी स्थापना किसके लिए की गई थी? जो भी लोक सेवक होते हैं उनके विरुद्ध जो भी आरोप लगाए जाते हैं उनकी जाँच करने के लिए। इसके अलावा सरकार को दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के संबंध में जो भी परामर्श देना होता है उसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। पुंछी आयोग के बारे में बात करते हैं। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अप्रैल 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किया गया था 2007 में, याद रखेंगे, ठीक है? ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपी गई और
इसने जो सिफारिशें प्रस्तुत करी थी उनकी संख्या 310 थी। केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में और भी कुछ समितियों का गठन हुआ है समय समय पर, जैसे सरकारिया आयोग आया 1983 में, राजमन्नार समिति की स्थापना हुई 1969 में, ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। दिनेश गोस्वामी समिति के बारे में बात करते हैं। इसका गठन हुआ 1990 में, ठीक है। और इसने क्या सुझाव और सिफारिशें पेश की, तो इसने भारत में जो चुनाव होते हैं, चुनावों में किस तरीके से सुधार लाया जा सकता है, इस पर कई महत्वपूर्ण सुझाव और सिफारिशों को पेश किया था। समिति की सबसे जो प्रमुख सिफारिश थी वो ये थी कि कोई भी व्यक्ति 2 से ज़्यादा निर्वाचन ऋण क्षेत्रों पर चुनाव लड़ने की किसी को अनुमति न दी जाए। मतलब बहुत से लोग 2, 3, 4 जगह से जैसे चुनाव लड़ते थे, तो उनको 2 से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो बहुत ज़्यादा निर्दलीय उम्मीदवार कभी-कभी खड़े हो जाते हैं, तो इनकी ज़मानत राशि को बढ़ा दिया जाना चाहिए। ऐसे सभी उम्मीदवारों की ज़मानत राशि जब्त की जानी चाहिए जो चौथाई वोट प्राप्त न कर सके। तो ऐसी जो सिफारिश थी ये दिनेश गोस्वामी समिति की थी। गोरे समिति के बारे में बात करते हैं। ये पुलिस सुधार और आईपीएस के प्रशिक्षण के मुद्दे पर सुझाव देने के लिए गठित की गई थी और इसका गठन कब हुआ था? 1971 में, ठीक है। 22वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सरल है, आप सभी को पता होगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, उसमें क्रम आपसे पूछ रहा है कि वो किस क्रम में भारतीय संविधान की जो प्रिएम्बल है हमारी, उसमें दिए गए हैं। तो 4 टर्म हैं आपके, गरिमा, एकता, बंधुता, अखंडता, ये किस क्रम में दे रखे हैं? इसमें सबसे पहले कौन आता है प्रस्तावना में? तो सबसे पहले गरिमा आती है, फिर उसके बाद में एकता, उसके बाद में अखंडता, उसके बाद में बंधुता। नीचे मैंने पूरी जो आपकी प्रिएम्बल है, पूरी उद्देशिका है या प्रस्तावना है, उसको दे रखा है। इसको हम समझेंगे और ये आपके लिए यहाँ से काफ़ी सारे महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिल सकती हैं। प्रस्तावना को पढ़ लेना आप, तो प्रस्तावना अगर आपको याद भी हो जाए, तो उससे भी काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। उसको हम यहाँ से अभी आप डिस्कस करेंगे, देखेंगे यहाँ से कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए प्रस्तावना को पढ़ते हैं। प्रस्तावना या प्रिएम्बल अगर आपको याद भी है तो यहाँ से 2-3 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन जाते हैं। कैसे बनते हैं देखते हैं। प्रस्तावना शुरू होती है किस शब्द से? हम भारत के लोग। और ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार। पहला ही जो यहाँ से आप स्टार्टिंग ही देखेंगे इसकी, हम भारत के लोग, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि हमारी जो प्रस्तावना है, हमारी जो प्रिएम्बल है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग, ऐसे करके आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, है ना? तो ये शुरुआत का टर्म आपको याद रखना है, हम भारत के लोग, यहाँ से हमारी प्रिएम्बल स्टार्ट होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये सारे शब्दों के अर्थ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी प्रियम्बल है जो संविधान के प्रारंभ में दी गई है, ठीक है। अब इसमें इनके जो प्रमुख टर्म हैं इनको थोड़ा सा देख लीजिए, इस पर थोड़ा सा हम समय लेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से लगातार प्रश्न पहले भी बनते रहे हैं, ठीक है। तो हम भारत के लोग, पहला प्रश्न ये बन गया कि हमारी प्रियम्बल स्टार्ट कहाँ से होती है? हम भारत के लोग, यहाँ से हमारी प्रियम्बल स्टार्ट होती है। तो भारत का जो संविधान है वो एक तरीके से यहाँ पर ये डिनोट किया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है और ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि भारत का जो संविधान है वो भारत के लोगों के लिए है। तभी तो यहाँ पर ये टर्म यूज किया गया है, हम भारत के लोग। हम सभी लोगों ने अपने संविधान को आत्मार्पित किया है, ठीक है, अपने अंदर उसको स्वीकार किया है, उसको अंगीकृत किया है, ठीक है, और अधिनियमित किया है। तो हम भारत के लोग, हमारा क्या उद्देश्य है कि हम सभी लोग जो हैं ये भारत को क्या बनाएं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाएं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है कि एक ऐसा देश जो अपने किसी भी निर्णय के लिए, ठीक है, अपने किसी भी डिसीजन के लिए किसी बाहरी शक्ति पर डिपेंड नहीं
होता है, वो अपने निर्णय खुद ले सकता है, अपने निर्णयों को लेने के लिए वो स्वतंत्र है, उसको पूर्ण पावर है अपने डिसीजंस लेने की, पूरा प्रभुत्व है उसका अपने आप पर, ठीक है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसको बनाना है। समाजवादी, ठीक है? समाज में जितने भी लोग हैं, उन सभी को साथ लेकर के सभी के अधिकारों की सुरक्षा करते हुए हमको आगे बढ़ना है। पंथ निरपेक्ष, किसी भी धर्म विशेष को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है और राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। संविधान ये कहता है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने आस्था के अनुसार, अपने-अपने विचार के अनुसार, अपनी-अपनी समझ के अनुसार जिस-जिस धर्म को, पंथ को वो मानते हैं, उसको मानने का और उसी के अनुसार जीवन में आचरण करने का पूरा अधिकार है, ठीक है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य इसको बनाना है। देखिए, राजतंत्र की जो प्रथा है उसको हटा कर के लोकतंत्रात्मक जो एक गणराज्य है, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी जो देश का मुखिया होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है? यानी राजा हो गया, राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो इस तरह की चीज़ें समाप्त। और यहाँ से हमारे देश का जो मुखिया होगा उसको किसके द्वारा चुना जाएगा? हम सभी लोगों के द्वारा चुना जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा, हम लोगों के द्वारा चुना जाएगा, तो वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसके अलावा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो प्रश्न उठता है कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें नागरिकों को या हम सभी को कितने प्रकार के न्याय प्रदान करने की बात कही गई है। तो 3 प्रकार के न्याय हैं, याद रखेंगे। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है? ये इतने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं आपकी। कितने प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है प्रियम्बल में? 2 प्रकार की समता का। कौन सी समता? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का क्या तात्पर्य है सर? प्रतिष्ठा जितनी भारत के राष्ट्रपति की है उतनी ही भारत के किसी भी कोने में रहने वाले, किसी भी पंथ में जन्म लेने वाले, किसी भी धर्म को फॉलो करने वाले किसी भी व्यक्ति की। यानी जितना आत्मसम्मान भारत के राष्ट्रपति का है, जितनी प्रतिष्ठा उसकी है, उतनी ही प्रतिष्ठा देश के प्रत्येक व्यक्ति की है, ठीक है? तो ये समता है, ये समानता है। हालांकि चीज़ें अलग तरीके से चल रही हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। आप देखते हैं कि न्यूज़ चैनल्स पर आप डिबेट देखते तो सिर्फ एक तरफ मौलवी बैठा दिया जाता है, एक तरफ किसी पंडित को या किसी धर्म गुरु को बैठा दिया जाता है और फालतू की जो बहस हैं वो चलती रहती हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है। एजुकेशन का मतलब यही है कि आप सही और गलत को समझें, ठीक है? हर व्यक्ति, अब जैसे मान कर के चलिए, भारत विविधताओं में एकता वाला देश है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ इंडिया में देखने को मिलती हैं। अलग-अलग धर्म हैं, अलग-अलग बोलियाँ हैं, अलग-अलग कल्चर है, अलग-अलग पहनावा, अलग-अलग खान-पान, बहुत सारी विविधताएँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं, है ना? अब यहाँ पर आप किसी भी एक व्यक्ति को कहें, हर धर्म में है, हर धर्म में, हर पंथ में या किसी भी अलग-अलग तरह के भाषा बोलने वालों में सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सभी लोग खराब नहीं होते। हमारे जैसे जैसे कोई हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में भी सभी लोग खराब नहीं होते। उसमें भी, और कुछ लोग ऐसे भी नहीं है कि सभी लोग सही भी नहीं होते, बहुत से लोग खराब भी होते हैं, उपद्रव फैलाने वाले भी होते हैं, है ना? ऐसे ही मुस्लिम धर्म में जाओ, या ऐसे क्रिश्चियन धर्म में जाओ, सिखों में जाओ, मतलब किसी में भी चले जाओ आप, हर व्यक्ति ना तो सही होता है और हर व्यक्ति बिल्कुल परफेक्शन के साथ में नहीं जीवन व्यतीत कर रहा होता है। सब तरह के लोग होते हैं। तो ये जो है कहीं न कहीं बेकार की चीज़ें चल रही हैं। संविधान हमको क्या देता है? समता देता है, प्रतिष्ठा की, सबकी प्रतिष्ठा, सबका आत्मसम्मान बराबर है और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। ये भी समता इसमें दी गई है। 2 तरह की समता यहाँ पर, 2 तरह की समानता की बात की गई है प्रियम्बल में। अ, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी भाईचारा को बढ़ाने के लिए हम लोग इसको इस डेट को क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की समता की बात की गई है, भारत की प्रस्तावना कहाँ से प्रारंभ होती है, इन चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। इसके साथ-साथ स्टार्टिंग में जो शब्द दे रखे हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? ऑप्शन में पूछा जा सकता है, पूछते रहे हैं इस तरीके के प्रश्न, ठीक है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कौन-कौन से शब्द इसमें मूल प्रस्तावना में नहीं थे, बाद में जोड़े गए। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 42वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा कौन-कौन से शब्द जोड़े गए, ये प्रश्न भी मैं आपको करा चुका हूँ, तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से याद रखेंगे। 23वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडल एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं कि वे राज्य सूची के विषय में
विधियां बनाए। मतलब समझिए प्रश्न का क्या कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि दो राज्य हैं, दो राज्यों के विधानमंडल आपस में क्या करके आपसी सहमति से एक संकल्प पारित करते हैं और वो संकल्प पारित करके संसद से क्या करते हैं, अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि राज्य सूची का कोई विषय है उसके बारे में आप कानून बनाएं। वैसे आपने देखा होगा हमारी 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के जो भी मामले हैं, जो भी विषय हैं उसमें जो दे रखे हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का है, संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। राज्य सूची के जितने भी विषय होते हैं उसमें राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। और समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसमें जितने मामले दे रखे हैं उस पर राज्य का विधानमंडल यानी राज्य और केंद्र दोनों ही जो है कानून बना सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और देखेंगे। अगर समवर्ती सूची किसी विषय पर राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून या संसद के द्वारा बनाए गए कानून में किसी भी प्रकार का कोई क्लैश होता है या कोई भी एक समस्या उत्पन्न होती है तो अंततः केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि विधानमंडल, 2 राज्यों के विधानमंडल हैं, उन्होंने किसी मामले पर चर्चा की, चर्चा करने के बाद में संसद के समक्ष उन्होंने राज्य सूची के किसी विषय को रखा और संसद से ये गुहार लगाई कि इस पर कोई कानून आप बनाएं। तो ऐसा प्रावधान किस आर्टिकल में दे रखा है? 252 में। ठीक है, 252 में ये प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा जो अन्य आर्टिकल दे रखे हैं 50, 51, 53, इसको भी यहाँ से देख लेते हैं। 50 में क्या दे रखा है? 250 में इसके तहत राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रपति शासन के समय संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, जब भी राष्ट्रीय आपात की कंडीशन है या राष्ट्रपति शासन की स्थिति है तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। 251 में क्या दे रखा है? इसके तहत संसद के द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों व राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों में असंगतता होने की स्थिति में संसद का कानून प्रभावी होगा, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अनुच्छेद 253 में क्या है? इसके अनुसार संसद राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौतों के लिए कानून बना सकती है। 24वां प्रश्न है कथन कारण। अभिकथन दे रखा है भारत में नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सहायता संबंधी लाभ प्रदान करना केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों का भी कर्तव्य है। ठीक है, यानी भारत के जो भी नागरिक हैं उनको एक सोशल सिक्योरिटी और सामाजिक रूप से उनको जो भी लाभ दिए जाने हैं, इन ये जो कर्तव्य है ये केंद्र का तो कर्तव्य है ही और केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कारण क्या दे रखा है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना नागरिकों का संवैधानिक मूल अधिकार है। देखिए, कर्तव्य है, केंद्र सरकार का भी कर्तव्य है कि नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, उनको सामाजिक लाभ मुहैया कराए जाएं, लेकिन ये संवैधानिक मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो जो कारण है वो गलत है। ठीक है, कथन सही है। भारत में सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना नागरिकों का संवैधानिक मूल अधिकार नहीं है, लेकिन एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य के जो डीपीएसपी हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें आर्टिकल 41, 42, 47 इनका पालन करते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य माना गया है। ठीक है, लेकिन ये मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता। चूंकि श्रम की बात यहाँ पे हो रही है और श्रम जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सहायता संबंधी जो भी लाभ हैं उनको प्रदान करना केंद्र का भी कर्तव्य है और राज्य सरकारों का भी कर्तव्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि समवर्ती सूची के विषयों पर चाहे केंद्र हो राज्य हो दोनों ही कानून बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। निम्न में से किस वर्ष मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो इन तीनों स्टेट्स को पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में प्रदान किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का जब भी निर्वाचन होता है तो वो किस-किस के द्वारा होता है, उसके निर्वाचक मंडल में कौन-कौन शामिल होता है। राष्ट्रपति वाला मैं आपको बता चुका हूँ, उपराष्ट्रपति का समझ लिए। इसमें राज्यसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। राज्यसभा के जिन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वो भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें हिस्सा लेते हैं। तो तीनों जो है यहाँ पर सही हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 66 है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है ये हम ऊपर देख चुके हैं।
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान जो होता है वो गुप्त मतदान होता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को निर्वाचित किए जाने के लिए निर्वाचक गण संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों जो होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन कराता है। चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपबंध यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जरूरी है। अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निवर्तमान उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर किया जाना होता है। यानी जो भी वर्तमान में कोई उपराष्ट्रपति है उसका कार्यकाल खत्म होने के 60 दिन की टाइम पीरियड के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए? अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति निर्वाचनों को संचालित करने के लिए सामान्यतः नियुक्त निर्वाचन अधिकारी चक्रानुक्रम में संसद के किसी भी सदन का महासचिव होता है। निर्वाचन अधिकारी विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों का नामांकन आमंत्रित करते हुए निर्वाचन के संदर्भ में इस आशय की एक सार्वजनिक सूचना जारी करता है और उस स्थान को विनिर्दिष्ट करता है जहां नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। निर्वाचित होने के लिए अर्हित या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए खड़े होने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम 20 संसद सदस्यों द्वारा उसको प्रस्तावित किया जाना चाहिए और कम से कम 20 संसद सदस्यों द्वारा समर्थन उसको मिलना चाहिए। ये जो है बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से अधिकतम 4 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसको कि 4 नामांकन पत्र ही निर्वाचन अधिकारी के द्वारा स्वीकार किए जा सकते हैं। 4 निर्वाचन पत्रों से क्या आशय है कि जैसे एक नामांकन पत्र दाखिल किया गया और वो किसी कारणवश क्या हो गया, रद्द हो गया, तो दूसरा किया जा सकता है, दूसरा हो गया तो तीसरा, ऐसे ही चौथा, तो मैक्सिमम 4 किए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन चाहने वाले अभ्यर्थी को एक जमानत राशि भी निर्वाचन आयोग को जमा करनी होती है, जो कि कितनी होती है? 15,000 रुपये होती है। 27वां प्रश्न है संविधान के भागों से रिलेटेड। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं, इसके अलावा वाद की बात की गई है। भाग 13 ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित नहीं है। भाग 13 का संबंध है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर वाणिज्य, व्यापार और समागम संबंधी जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो भाग 13 में दिए गए हैं। भाग 8 जो है इसमें केंद्र राज्य क्षेत्र जो है, संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनकी बात की गई है। 28वां प्रश्न है परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा कथन दे रखा है कि परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा या राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये भी सही कथन है। ठीक है। व्याख्या इसकी थोड़ी सी देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में यह प्रावधान है कि संसद विधि के द्वारा प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग की स्थापना का उपबंध करेगी। तो परिसीमन आयोग की स्थापना का उपबंध किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। कब किया जाता है? जब प्रत्येक जनगणना होती है उसके तुरंत बाद। भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति निकाय है जिसके आदेशों में विधिक शक्ति होती है, कानूनी शक्ति होती है, और इसके जो भी आदेश होते हैं या इसके जो भी डिसीजंस, निर्णय होते हैं, उसको किसी भी कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा या राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तो उन आदेशों में किसी भी तरह का कोई अमेंडमेंट या संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? 4 बार। पहली बार हुआ 52 में, फिर 1963 में, फिर 1973 में, फिर 2002 में। ठीक है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है सर? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये भारत के निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है। ठीक है। संरचना की बात करें तो इसमें 3 सदस्य होते हैं। ठीक है। 3 सदस्य कौन कौन होते हैं इसमें? सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। पहला इसका जो सदस्य होगा वो कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का या तो सेवारत न्यायाधीश हो सकता है या ऐसा न्यायाधीश हो सकता है जो रिटायर हो चुका है, उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त या उसके द्वारा
नामित चुनाव आयुक्त, या तो मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त जिस चुनाव आयुक्त को या जिस अन्य चुनाव आयुक्त को नामित करे, दूसरा सदस्य वो होता है। और तीसरा सदस्य वो होता है कि जिस राज्य के लिए, ठीक है, या जिस संघ राज्य क्षेत्र के लिए या केंद्र शासित प्रदेश के लिए परिसीमन आयोग की अ, स्थापना की जानी है, उस राज्य का जो चुनाव आयुक्त होगा वो इसका तीसरा सदस्य होगा। विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया परिसीमन कहलाती है। अनुच्छेद 170 के तहत राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, कुछ संहिता अधिनियम और एक्ट दे रखे हैं, इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ये 1932 में नहीं आया, ये 1923 में आया था। बाकी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो 1872 में आया। और आज का अंतिम प्रश्न है सर कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। जैसे हमारा कर्तव्य है कि हम भारत की अखंडता की रक्षा करें, सही है, मानववाद की भावना का विकास करें, ठीक है, परिवार नियोजन का प्रयास करें, ये ज़रूरी है। वैसे पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, लेकिन ये हमारे मूल कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। और चौथा वाला जो है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, ये हमारा मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्यों के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4A में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और बाद में एक और संशोधन हुआ, 86वां संशोधन 2002 में, इसके द्वारा एक 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। इस प्रकार अब वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है। और ये 11 मूल कर्तव्य कौन से हैं, इनको थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो भारतीय संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, ये हमारा कर्तव्य है। दूसरा हमारा कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले जो हमारे उच्च आदर्श हैं, उनको हम हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। जिन आदर्शों को मान करके या जिन आदर्शों पर चल करके हम स्वतंत्र हुए, हमारे देश को आज़ादी मिली, उनको हमें अपने हृदय में संजो करके रखना है। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और इसको अक्षुण्ण रखना भी हमारा कर्तव्य है। देश की रक्षा करना, और अगर आवश्यकता पड़ती है या आह्वान किया जाता है, कभी ईश्वर न करे ऐसी स्थिति आए कि देश की रक्षा के लिए हमको उसमें सहयोग देना पड़े और उसका आह्वान किया जा रहा है, तो हमें राष्ट्र की सेवा से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। पांचवा जो हमारा कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भाईचारे की भावना का विकास करें, जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से अलग हो, और ऐसी जितनी भी प्रथाएं हैं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, उसका भी हम त्याग करें। छठवां है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व हम समझें और उसका संरक्षण करें। हमारा प्राकृतिक पर्यावरण जो है उसकी रक्षा करें और उसको किस तरीके से उसका संवर्धन किया जा सकता है, इस पर विचार करें, प्रयास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना, इनका सभी का डेवलपमेंट करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें सर। ठीक है। 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर, ऊंचाइयों की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास हमारे द्वारा किया जाए, जिससे कि हमारा जो देश है वो लगातार बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। माता पिता या संरक्षक जो भी होते हैं वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था और ये ही पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया, तो वो है कि माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अवसर प्रदान करें, किसका, प्राइमरी एजुकेशन का। ठीक है। ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आज के क्वेश्चंस आपको ठीक लगे होंगे, और आपका जो भी समय हुआ है, लगभग 68 मिनट हम अब तक व्यतीत कर चुके हैं, और ये 68 मिनट आपके वैल्यूएबल रहे हों, आपके काम आए। ठीक है। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा होता है, मैं अकेला व्यक्ति हूँ और पूरी फैमिली को देखना पड़ता है, आप सभी जानते हैं।
और देखिए फैमिली से बड़ा कुछ नहीं होता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे कोई जॉब हो, हम कर ही किसके लिए रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, ठीक है? अब जब वहीं पर थोड़ी-सी असुविधा उत्पन्न हो रही है तो फिर चीज़ें थोड़ी-सी कहीं न कहीं डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं, क्योंकि टीम नहीं है। मैं फिर भी बता रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ और अकेला ही काम करता हूँ यहाँ पे, यही चीज़ें सारी अपने आप अकेले तैयार करता हूँ, तो थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हुआ। लेकिन जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है वो ख़राब नहीं होगा, ये आप दिमाग में लेकर के चलें। मैं ये पूरी क्लास आपको फ्री दूँगा, ठीक है? पीडीएफ अगर आप लेना चाहें तो अभी भी आपके पास समय है। अगर आपकी तैयारी थोड़ी-सी भी कमज़ोर है, तो पीडीएफ से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका समय बहुत बचेगा, है ना? यानी वीडियो को आप स्पीड में देखें, फिर दोबारा से, क्योंकि एक बार वीडियो देखने पर भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं आएगी, ये मैं जानता हूँ। मतलब एक बार आप वीडियो देख लें और उसको देखने के बाद में फिर दोबारा ना देखें, उससे बहुत ज़्यादा आउटपुट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उस चीज़ को आप रिवाइज़ करते रहें, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है ना? तो पीडीएफ से बेनिफिट यही है कि आप उसको 10 से 15 मिनट में रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? 10 से 15 मिनट में आप उसको रिवाइज़ कर डालेंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जो लोग भी पेड वाले हैं या जिन्होंने भी पीडीएफ ली है, वो इस प्रोग्राम में ऐड हुए हैं। मैंने ग्रुप नहीं बनाया। देखिए, मैं मतलब आपके बारे में क्या सोच रहा था, मैं चाहता था वो सभी लोगों का एक ग्रुप बना सकता था। तो ग्रुप में क्या होता कि ग्रुप में फिर बहुत सारे मैसेजेज़ इकट्ठे हो जाते। किसका मैसेज आया, ये किसने किया, तो उसका एक सही तरीके से आंसर मैं नहीं दे पाता। ठीक है? बहुत लंबा-चौड़ा अपना वो सिस्टम नहीं है कि 10,000 और 20,000 बच्चों को लेकर के चल रहे हो। वही 150 के आसपास अपने जो पेड वाले हैं, पीडीएफ वाले हैं, वो मतलब ज़्यादा संख्या नहीं है, 100 150 के लगभग 140 प्लस हैं, लगभग 140 प्लस के आसपास लोग हैं। तो इस सबको मैं मतलब उनके व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली भेजता हूँ। और इंडिविजुअली मैंने इसलिए रखा कि आप जितने भी, अगर आपके पेड वाले में से कोई भी देख रहा हो, तो वो मुझे कोई मैसेज डाल दिया करें, है ना? तो जब भी मैं पीडीएफ वगैरह भेजूँ तो उसको मैं देख करके आपको डायरेक्ट मतलब 1 टू 1 आपको आंसर दे सकता हूँ उस चीज़ का। कोई भी क्वेश्चन है, आपकी क्वेरी है, जो भी जहाँ तक मैं उसको सॉल्व कर पाऊँगा मैं करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो कभी-कभी एक आध मैसेज अगर किसी का छूट गया हो तो भाई दोबारा कर देना। वैसे ऐसा हुआ नहीं होगा, जनरली मैं सबके जवाब देता हूँ, ठीक है? जो पूछते हैं या जिस तरीके भी आपकी क्वेरी रहती है, सभी का आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो उससे क्या है कि थोड़ा-सा आपसे एक डिस्कशन बना रहता है। इस वजह से मैंने ग्रुप नहीं बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा था नहीं, भेजने में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा। वन बाय वन सभी पर भेज देता हूँ, ठीक है? 5-10 मिनट का टाइम लगता है उसमें। लेकिन उससे ये होता है कि आपसे डिस्कशन हो जाता है। कोई भी चीज़ है, आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई प्रश्न है, तो उसका थोड़ा-सा हम अ, आपस में कर लेते हैं चीज़ें, ठीक है? सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।